हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जितने CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में मोलिकुलर स्पेक्ट्रा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। और जब मैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन सेपरेट आउट कर रही थी तो मैंने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से अपने एक दो क्वेश्चन रह गए थे जो हम अभी देखने वाले हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के साथ। और एक दो क्वेश्चन शायद मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के थे वो हमने एटॉमिक में कर लिए हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस अपने सारे सोल्व होने चाहिए। मेन मोटिव यही है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं AMP से वो सारे कवर होने चाहिए। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2011 में आया था। लेजर ऑपरेटिंग एट 500 नैनोमीटर इज यूज्ड टू एक्साइट ए मोलिक्यूल इफ द स्टोक लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट 770 पर सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेट पोजीशन हमें बतानी है स्टोक और एंटी स्टोक लाइन की। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ आपको गिवन है 500 नैनोमीटर। लैम्डा एक्साइटिंग आपको गिवन है वो कितना है 500 नैनोमीटर। ठीक है, और कह रहे हैं जो स्टोक लाइन ऑब्जर्व हो रही है वो कहाँ पे हो रही है 770 पर सेंटीमीटर। तो अगर इस टाइप से हम देखते हैं, ये अपनी लैम्डा एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग के कोरस्पॉन्ड लाइन है ये। दूसरा स्टोक लाइन जो होगी वो अपनी क्या होगी, लोअर वेव नंबर के साइड में होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड होगी। एंटी स्टोक लाइन जो होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी साइड होती है। तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम देखते हैं इस टाइप से तो आपको ऐसे दिखता है। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आपको गिवन है 770 पर सेंटीमीटर। स्टोक लाइन जो होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड होती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एंटी स्टोक से, ये आपको पता होना चाहिए। और लोअर फ्रीक्वेंसी साइड होगी मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वेवलेंथ की वो ज़्यादा होगी। वेवलेंथ अगर हम देखें तो इस टाइप से इंक्रीज कर रही होगी लैम्डा इधर की तरफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उस साइड। तो स्टोक लाइन की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस में वैसे दिखा नहीं रखा कि स्टोक लाइन की वेवलेंथ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो स्टोक और एंटी स्टोक की पोजीशंस जो हैं वो रिस्पेक्टिवली क्या आएंगी वो नहीं लिख रखा है। तो क्या पोजीशंस आती हैं सिर्फ वो हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये जो डिफरेंस होता है वो आपको पता है कितना होता है। फर्स्ट स्टोक लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 6b होता है और ये हमारा होता है 6b। ठीक है, और b जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है। b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको गिवन है डेल्टा न्यू बार। ठीक है, तो हम निकालेंगे डेल्टा न्यू बार की टर्म्स में। और डेल्टा न्यू बार के टर्म्स में हम निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं 1/λ। 1/λ क्या होगा एक्साइटिंग लाइन का, वो हम लिखते हैं 1/500 इंटू में 10⁻⁹। तो ये किस टर्म में आता है हमारा पर सेंटीमीटर में, पर मीटर में आता है ये। ठीक है, अब क्योंकि नैनोमीटर को हमने 10⁻⁻9 लिख लिया, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁷ तो ये आएगा पर सेंटीमीटर में। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो डिफरेंस है वो पर सेंटीमीटर है, तो लैम्डा एक्साइटिंग जो होगा वो भी हमें चेंज करना है पर सेंटीमीटर में। तो 1/λ एक्साइटिंग, न्यू बार आगे इसके कोरस्पॉन्ड एक्साइटिंग लाइन की कोरस्पॉन्ड। ठीक है, तो स्टोक के लिए हम क्या करेंगे, स्टोक लाइन के लिए न्यू बार जो होगा स्टोक का वो क्या होगा। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, निकालो ये वैल्यू जरा। 5 इंटू 10⁻⁵ तो 10⁵ हो जाएगा ऊपर, एंड 1/5 है तो 0.2। तो आप इसको देखोगे तो 20,000 पर सेंटीमीटर है। ठीक है, और न्यू बार स्टोक अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे 20,000 में से 770 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना लोअर फ्रीक्वेंसी साइड होता है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी 19,230। ठीक है, पर सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, स्टोक लाइन जो है उसकी पोजीशन बतानी है। ऑप्शन में आपको गिवन है नैनोमीटर की टर्म्स में। तो आप क्या करोगे, लैम्डा निकालोगे, यहाँ पे 1/न्यू बार होगा।
क्या होगा, वैल्यू निकालते हैं 1/19,230, तो आप सोल्व आउट करते हो इसको तो वैल्यू आपकी आती है 520 नैनोमीटर। ठीक है, वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1/, यहाँ पे था 1/20,000 हम करते हैं तो 500 नैनोमीटर आता है। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो लेमडा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वो 520 नैनोमीटर आएगा। सिमिलरली एंटी स्ट्रोक का हम निकालेंगे तो 770 प्लस करेंगे, वैल्यू जो आती है वो हमारी आती है 481.5। तो ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे गिवन था लेमडा एक्साइटिंग। आपको पता है इन जो फर्स्ट स्ट्रोक या फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन होती है उनका जो डिफरेंस होता है वो 6b होता है, वो पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है वो न्यू बार की टर्म्स में गिवन है। टर्म वैल्यू जो है अपनी न्यू बार मतलब पर सेंटीमीटर में आपको गिवन है। ठीक है, पर सेंटीमीटर में हम लेमडा एक्साइटिंग को चेंज करेंगे, पर सेंटीमीटर में हम क्या निकालेंगे, स्ट्रोक लाइन की पोजीशन निकालेंगे, और उसको ऑप्शन में क्योंकि नैनोमीटर में गिवन है तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2012 में आया था। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन, वो आपको गिवन है। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसकी पोजीशन गिवन है। वाइल एट दैट ऑफ 13 कार्बन एंड 16 ऑक्सीजन, उसकी पोजीशन आपको गिवन है। तो रेशियो बताना है ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो CO की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और CO मॉलिक्यूल के लिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। CO मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है h²/2I J × J+1। वो किसी भी लेवल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एब्जॉर्प्शन किसके कोरस्पॉन्ड होगा, J = 0 से J = 1 के कोरस्पॉन्ड। ठीक है, जब अपना कोई मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल यहाँ से 1 लेवल में जाता है तो हमारे को क्या मिलेगा, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसके कोरस्पॉन्ड तो एनर्जी की वैल्यू आ रही है 0 और इसके कोरस्पॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आ रही है, J की जगह पे 1 रखेंगे तो h²/I। एनर्जी डिफरेंस जो होगा दोनों का वो कितना आएगा, डेल्टा E की वैल्यू आ रही है अपने पास h²/I। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, अब ये तो हुआ एनर्जी डिफरेंस। अब हमें ये वैल्यू निकालनी किस टर्म में है, गिवन जो है वो पर सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये तो अपना हुआ जूल में। अब पर सेंटीमीटर के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा E को हम कैसे लिखते हैं, इसके कोरस्पॉन्ड पर सेंटीमीटर वाली टर्म अगर हम लिखते हैं तो E को हम लिखते हैं HC और 1/λ जो होता है वो न्यू बार बताता है। ठीक है, तो HC/λ = E होगा। तो हमें निकालना है 1/λ, तो वो क्या आ जाएगा, 1/λ जो है वो न्यू बार है जिसकी जो यूनिट है वो क्या है, पर सेंटीमीटर में है। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, E/HC। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, न्यू बार की टर्म्स में गिवन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा E/HC आपको गिवन है, या फिर हम निकालें h²/HCI × वैसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, डेल्टा E। आप ये टर्म भी निकालते हो तो भी ये क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ये टर्म भी हमारी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो डेल्टा E अगर हम निकालें 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन के कोरस्पॉन्ड तो उसकी वैल्यू क्या आएगी,
डेल्टा ई से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। और उसी का क्या है, हमारे पास आइसोटोप है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ई आई। जो कि ये टर्म जो हमारी होंगी मैं उसको लिखती हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो न्यू बार से मैं लिखती हूँ, ठीक है। ई से लिखो, न्यू बार से लिखो, कॉन्स्टेंट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो किसके इक्वल आएगी, आइसोटोप का है, तो आइसोटोप से हम लिख देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये वैल्यू क्या आनी है हमारी, आई डैश अपॉन आई। आई डैश अपॉन आई क्या होगा, डेल्टा न्यू बार आपको गिवन है 3.842 डिवाइडेड बाई 3.673। तो ये जो वैल्यू निकालते हो आप, तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.046। सोल आउट कर लेना। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आएगा उसकी वैल्यू आती है अपना सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी जो होती है किसी भी जेथ लेवल की, उसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा 0 से 1 में। उसका एनर्जी डिफरेंस आया h क्रॉस अपॉन आई, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है पर सेंटीमीटर में, ये हमने निकाला है, ये है जूल में, और पर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे HC से। तो यूनिट जो आएंगी वो हमारी पर मीटर या पर सेंटीमीटर में आ जाएंगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि C की वैल्यू हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो यूनिट हमारी पर सेंटीमीटर में आएंगे। उसके बाद आपको गिवन है कि डेल्टा न्यू बार और डेल्टा न्यू बार आइसोटोप, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो पूरी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन HC, ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बोथ साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो अपना ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल HD इफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज 0.08 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मीन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, मतलब R की वैल्यू गिवन है 0.08 नैनोमीटर, एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मास आपको गिवन है 938 MeV पर C स्क्वायर। Then the energy difference delta E between the two lowest rotational states is approximately। तो हमें बताना है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो है रोटेशनल की, J इज इक्वल टू 0 एंड J इज इक्वल टू 1 ही है। उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा मैंने अभी बताया आपको, वैल्यू क्या आ रही है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन I, ठीक है। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू आपको बतानी है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको बतानी, मतलब डेल्टा ई ही लेना। यहाँ पे वैल्यू जो है अपनी देखते हैं हम कैसे पुट करते हैं, यूनिट्स हमारी क्या आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि जो डेल्टा ई मैंने फॉर्मूला लिखा था वो जूल में लिखा था। जब हम वैल्यू जो है वो SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो I की वैल्यू फाइंड आउट करना टास्क है, क्योंकि h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। तो I की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, h क्रॉस की वैल्यू लिख देती हूँ मैं 1.05 इंटू 10⁻⁻34 होती है जूल सेकेंड। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, टास्क जो है वो I फाइंड आउट करना। तो I हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में R स्क्वायर, और R आपको गिवन है। तो अब अगेन टास्क हमारी क्या आ गई, म्यू फाइंड आउट करना। तो म्यू कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल है तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम। मास ऑफ ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या वैल्यू आएगी 2 टाइम्स mh स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 mh। तो mh से mh कैंसिल होगा, म्यू की वैल्यू आ रही है 2/3 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा ई क्या आएगा, एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.05 इंटू 10⁻34 और इसका क्या होगा स्क्वायर, डिवाइड में है आपका आई की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू पुट करो पहले तो 2/3 ऊपर जाएगा। एम एच मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है 938 MeV, मेगा के लिए होगा 10⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। डिवाइड में है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ऊपर जाएगा 3 इंटू 10�8, इसका क्या होगा स्क्वायर। और आर की वैल्यू है 0.08 इंटू में 10⁻9, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू आप सोल्व करते हो। उसके बाद क्योंकि आपको लिखना किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो यूनिट है वो किस में है, अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सोल्व जब आप करते हो तो वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली क्या आती है 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करके देख लेना, जो ऑप्शन बी होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई होप आपको समझ आया होगा। इफ द लीडिंग एंड हार्मोनिक करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ द nth वाइब्रेशनल लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज विद XE की वैल्यू आपको गिवन है 0.001, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पॉसिबल इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में आपको अनहार्मोनिक टर्म जो है वो गिवन है। अनहार्मोनिक टर्म क्या है, -XEn+12 का स्क्वायर H क्रॉस ओमेगा। और अगर हार्मोनिक की हम बात करते हैं तो वो क्या आती है, n+12 गिवन है nth वाइब्रेशनल लेवल के लिए, ठीक है। तो वो हमारी होती है n+12 H क्रॉस ओमेगा। हार्मोनिक टर्म की अगर हम बात करें तो ये आती है एनर्जी ऑफ nth वाइब्रेशनल लेवल टोटल, अगर हम देखें जिसमें ये हार्मोनिक टर्म होगी, ये अनहार्मोनिक करेक्शन होगा, ठीक है। XE की वैल्यू आपको गिवन है और बताना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पॉसिबल, कितने एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं, मतलब आपको जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल लेवल V = 0, 1, यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। एनर्जी आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है n मैक्सिमम। तो मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से n की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी वैल्यूज आती हैं उन पे हम कैसे चेक करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर जो लेस देन 0 आता है वही अपने को क्या बताता है, मैक्सिमम n वैल्यू, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज आएंगी पुट करके देखेंगे, जिसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा लेस देन 0, वही अपना क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो होता है तरीका फाइंड आउट करने का, तो वही फॉलो करने वाले हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी का क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू n और उसको हम पुट करते हैं 0 के इक्वल। तो क्या आएगा, n के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो यहाँ पे आएगा H क्रॉस ओमेगा -XE, पावर आगे आएगी 2, n+12 इंटू H क्रॉस ओमेगा, और n का डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो क्या आएगा 1, और इसको रखना है 0 के इक्वल, ठीक है। तो H क्रॉस ओमेगा तो हट गया बोथ साइड, तो वैल्यू क्या आती है 1 = 2XEn+12। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमें एक ही मिलेगी, वो कितनी मिलेगी 1/2XE-12, ठीक है। तो इसी वैल्यू के कोरस्पोंड क्या हमें मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, जो n की मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो ये होगी। अब XE की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे 1/2 इंटू XE क्या है 0.001, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ इसको, अगर हम 10⁻⁻⁻ में लिखें तो 10⁻³ होगा, ऊपर जाके क्या आएगा 10⁻³
-½ ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं हम 10⁻³ मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली 500 -½ करते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो 500 आती है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल पॉसिबल हैं वो कितने होंगे? 500। जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन बिल्कुल ही। एनर्जी आपको लिखनी है, डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखते हैं तो वहाँ से हमें n की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना जून 2015 में आया था। ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ वाइब्रेशनल स्टेट विद एनर्जी आपको गिवन है एंड रोटेशनल स्टेट विद एनर्जी आपको गिवन है, वेयर v एंड j आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Consider the transition in which both initial and final states are restricted to v less than equal 1 and j less than equal 2 and subject to the selection rule delta v plus minus 1 and delta j plus minus 1, then the largest allowed energy of transition is। तो यहाँ पे आपको largest allowed energy बतानी है ट्रांजिशन की, और ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल आपको गिवन है। इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं वो आपको गिवन है। एनर्जी आपको गिवन है, आपको ट्रांजिशन की एनर्जी बतानी है। कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने ट्रांजिशंस जो हैं, कौन कौन से ट्रांजिशंस जो हैं वो हमारे पॉसिबल हैं। ठीक है, उसके बाद उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस हम निकालेंगे और जो लार्जेस्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो एनर्जी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, h क्रॉस ओमेगा v प्लस हाफ प्लस b j इंटू जे प्लस 1। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा गिवन है। सिलेक्शन रूल आपको गिवन है कि डेल्टा v जो है वाइब्रेशनल स्टेट वो +-1 होना चाहिए, डेल्टा जे का चेंज जो है वो +-1 होना चाहिए। v जो है वाइब्रेशनल स्टेट वो लेस देन इक्वल होंगी 1 से, एंड j जो रोटेशनल स्टेट्स हैं वो लेस देन इक्वल होंगी 2 से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या देखने वाले हैं अभी, v की वैल्यू जो आपको गिवन है ट्रांजिशन के लिए वो लेस देन इक्वल है 1 से। तो v की क्या वैल्यू हो सकती है ट्रांजिशन के लिए, v इज इक्वल टू 0 से 1 में ट्रांजिशन होगा, आइदर एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो। ठीक है, एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है वाइब्रेशनल के लिए 0 से 1 में। अब j की अगर हम बात करें v में जो एक वाइब्रेशनल स्टेट है उसमें बहुत सारे अपने jth रोटेशनल लेवल्स होंगे, और रोटेशनल लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेस देन इक्वल 2 होना चाहिए। तो ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं, अगर सिलेक्शन रूल को हम फॉलो करवाते हैं तो j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 में हो सकता है ट्रांजिशन, या फिर j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या होना चाहिए, डेल्टा j इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो अगर j इज इक्वल टू 0 से 1 की हम बात करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा हमारा, j इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, j इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है 0, यहाँ पे एनर्जी आ रही है 2b, और j इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो एनर्जी आ रही है 6b। तो एनर्जी डिफरेंस इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, जब ट्रांजिशन अपना हो रहा है 1 से 2 में। यहाँ पे तो ट्रांजिशन फिक्स है अपना, कितना हो रहा है, v इज इक्वल टू 0 से 1 में हो रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस v इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो ये एनर्जी है हाफ h क्रॉस ओमेगा, एंड v इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो ये एनर्जी है 3/2 h क्रॉस ओमेगा। एनर्जी डिफरेंस की हम बात करें तो डेल्टा E हमारा क्या आएगा, h क्रॉस ओमेगा, जो कि ट्रांजिशन के लिए एनर्जी अलाउड होनी चाहिए। अगर सिर्फ हम वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं, रोटेशनल की बात करें तो मैक्सिमम जो होगी वो यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू कितनी है, 4b, 6b माइनस 2b, 2b माइनस 0 करते हैं तो ये एनर्जी अपनी 2b है, ये एनर्जी 4b है। तो मैक्सिमम आपसे पूछा है लार्जेस्ट अलाउड एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, तो हम कौन सा लेंगे, v इज इक्वल टू 0 से 1 एंड j इज इक्वल टू 1 से 2। उसके कोरस्पॉन्ड जो मैक्सिमम अलाउड एनर्जी हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, h क्रॉस ओमेगा प्लस 4b। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे, जो सी ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
First ionization potential of K is 4.34 electron volt and the electron affinity of chlorine Cl is 3.82 electron volt and the equilibrium separation of KCl is 0.3 nanometer. The energy required to dissociate a KCl molecule into a K and Cl atom is, तो यहाँ पे आपको डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है कि KCl को मॉलिक्यूल को कितनी डिसोसिएशन एनर्जी हम प्रोवाइड करें जो कि वो डिसोसिएट हो K एटम प्लस Cl एटम में। वैसे अगर देखा जाए तो जो KCl मॉलिक्यूल होता है वो डिसोसिएट होता है K प्लस Cl माइनस में, और उसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी हमें देनी होती है वो कितनी देनी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जो कि फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, क्योंकि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम सेपरेशन गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी हम निकालें, बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो नेगेटिव होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² R, ठीक है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या है स्क्वायर, डिवाइड में होगा R जो कि आपको गिवन है 0.3 × 10⁻9, ठीक है। तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, क्या वैल्यू आती है, 0.3 को मैं 3 में कन्वर्ट कर देती हूँ, यहाँ पे हो गया 10⁻10, और 10⁻- कितना होगा यहाँ पे, एक 10 कैंसिल होगा, 10⁻9 बचेगा, एंड 10⁻19, 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻19 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्योंकि आपको ऑप्शन गिवन है तो हम ये एक ही कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। E² को सिर्फ E हम लिखेंगे, एक ही हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब सोल्व करो, ये जो वैल्यूज हैं वो सारी कैंसिल आउट हो रही हैं, तो वैल्यू आती है हमारी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है पोटेशियम का, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हो, जो पोटेशियम एटम है उसमें से हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कितनी है, 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी वो किस में होगी, K++1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिवन है Cl की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मतलब है कि Cl किस में चेंज होगा, Cl-, उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। Cl में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, Cl नेगेटिव जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज। आप डेफिनेशन पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो क्या होती है, रिलीज एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हम जो बनता है उसके साइड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। 3 इक्वेशन आपको गिवन है और आपको बनानी है ये वाली इक्वेशन, तो इजी है बनाना। KCl है, K एटम है, Cl एटम है, तो हम क्या करेंगे, K एटम और Cl एटम हमें दूसरी साइड में चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन -2 -3, ठीक है। तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, बाइंडिंग एनर्जी माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, 4.8 - 4.34 वैल्यू कितनी आती है, 6, यहाँ पे हो जाएगा अपना 0.46, ठीक है। तो 0.46 एनर्जी प्लस KCl, ओके, और ये है माइनस K -Cl माइनस इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में हमारे पास क्या है, K+ Cl माइनस
माइनस K प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन माइनस Cl माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अब कैंसिल आउट करो, एक इलेक्ट्रॉन बोथ साइड कैंसिल होगा, K प्लस कैंसिल हुआ, Cl माइनस कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम इधर लेके आएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। कितनी वैल्यू गिवन है? 3.82। और जो इधर है हमारा नेगेटिव में वो उस साइड जाएगा, तो एनर्जी कितनी आई यहाँ से? 8 ऐड कर रहे हैं 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस KCl, क्या आती है हमारे पास? K एटम प्लस Cl एटम। तो ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी KCl मॉलिक्यूल को K एटम और Cl एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन से आप मैच करोगी तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क एक ही थी कि जो KCl मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है वो K प्लस और Cl माइनस में होता है। जो डिसोसिएशन एनर्जी हमें चाहिए वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तब मॉलिक्यूल क्या होगा? डिसोसिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बिटवीन द 2p 3/2 एंड 2p 1/2 लेवल्स इन द हाइड्रोजन एटम इज 0.4 per centimeter, द कोरेस्पोंडिंग स्प्लिटिंग इन लिथियम 2+ विल अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग गिवन है, और फाइन स्ट्रक्चर जो स्प्लिटिंग होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कम से कम आपको क्या पता होना चाहिए कि किसके प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल होती है Z⁴ अपॉन N⁻3। ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग डेल्टा E से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनल होगी Z⁴ अपॉन N⁻3। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 1, और हाइड्रोजन एटम की आपको गिवन है डेल्टा E की वैल्यू कितनी है? 0. E फॉर हाइड्रोजन एटम इज 0.4 per centimeter, और आपको निकालनी है डेल्टा E फॉर लिथियम 2+। तो लिथियम 2+ की अगर हम बात करें, लिथियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम 2+ अगर आप देखते हो तो लिथियम 2+ में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो 1s में ही होगा। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे भी 1 है, और n की वैल्यू अगर हाइड्रोजन एटम की आप बात करें तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल किसका होगा? सिर्फ Z का चेंज है। Z की वैल्यू यहाँ पे है 3 और यहाँ पे Z की वैल्यू है 1। ठीक है, तो डेल्टा E लिथियम 2+ अपॉन डेल्टा E हाइड्रोजन अगर हम देखें तो क्या वैल्यू आएगी? Z⁴ यहाँ पे क्या होगा? 3⁴ और यहाँ पे 1⁴। तो डेल्टा E हाइड्रोजन की आपको गिवन है, लिथियम 2+ की आपको निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी? 3⁴ होता है 81 टाइम्स, ये आपको गिवन है कितनी है? 0.4 पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर में वैल्यू क्या आएगी? 32.4 पर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन से मैच करते हो तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2017 में आया था। द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लेवल ऑफ ए नॉर्मल मल्टीप्लेट आर फाउंड टू बी 22 per centimeter and 33 per centimeter. Assume that the multiplet is described well by the LS coupling scheme and the Landes interval rule, namely EJ minus EJ minus 1 is equal to AJ, where A is constant. तो term notation for this multiplet is, तो आपको term notation find out करनी है। ठीक है, दो एडजेसेंट लेवल्स हैं, मैं मान लेती हूँ कि दो एडजेसेंट लेवल्स जो हैं हमारे J के टर्म्स में क्योंकि गिवन है, तो ये होगा J+1 और ये होगा J+2।
ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है ट्रांजिशन का, सेपरेशन जो है वो कितनी है 22 पर सेंटीमीटर एंड 33 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और एनर्जी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ई जे माइनस ई इंटू में जे माइनस 1, उसकी वैल्यू आपको गिवन है ए जे। तो अगर जे को मैं रिप्लेस करती हूँ जे प्लस 1 से, तो ट्रांजिशन अगर हम देखें, क्योंकि हमने लेवल इस टाइप से ले लिए हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस हम देखेंगे तो जे से जे प्लस 1 का देखेंगे, ठीक है। तो फाइनल हमारा हुआ जे प्लस 1 और इनिशियल हुआ जे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ई जे प्लस 1 माइनस ई जे को हमने रिप्लेस किया है जे प्लस 1 से, क्योंकि इस केस में जो ट्रांजिशन हो रहा था, या तो आप ऐसे मान सकते हो कि जो लेवल्स हैं हमारे वो कैसे हैं, जे माइनस 1 जे एंड जे प्लस 1। तो एक फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, ये डिफरेंस जो होगा वो 22 पर सेंटीमीटर होगा, ये आपका है 33 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक जो लेवल हुआ हमारा ई जे माइनस 1, उसकी वैल्यू आपको गिवन है ए जे, एंड दूसरा हुआ ई जे प्लस 1 टू ए जे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू जे प्लस 1, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है कितना, 22 पर सेंटीमीटर, एंड नीचे वाला कितना है 33 पर सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल है, ए जे अपॉन ए जे प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो जे प्लस 1 इंटू में 2 और इज इक्वल टू 3j, तो वैल्यू क्या आती है 2j प्लस 2 इज इक्वल टू 3j। तो j की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ से, तो j की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। j की वैल्यू हो गई 2, तो लेवल्स कौन से होंगे, ये होगा 2, ये हो गया कितना 2 माइनस 1 1, एंड ये हो गया 3, 1 2 3j वैल्यूज हमारी होंगी, और यहाँ पे 1 2 3j वैल्यूज। तो आप देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको 1 2 3j वैल्यूज गिवन हैं, तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जे वैल्यू से ही क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमें एल और एस तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं, और इस क्वेश्चन में जो डेफिनेशन आपको गिवन है ना, उसके हिसाब से हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 115.62 keV ionized a K cell electron of a beryllium atom. One L cell electron jumps to the K cell to fill this vacancy and emits a photon of energy 109.2 keV in this process. If the ionization potential for the L cell is 6.4 keV, the kinetic energy of ionized electron is, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकला उसकी क्या बतानी है, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बेरिलियम एटम है, बेरिलियम एटम में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हमारे होंगे 1s में, 2 हमारे होंगे 2s में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारी होगी K सेल, एक हमारी होगी L सेल। ये क्या कह रहा है कि फोटोन ऑफ एनर्जी 115.62 keV आयनाइज ए K सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। K सेल का एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक फोटोन गिरा और उसकी एनर्जी आपको गिवन है 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो उसके बाद L सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब क्योंकि K सेल की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, L सेल की बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो जब L सेल का इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल करेगा तो यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होगा, और उस फोटोन की आपको एनर्जी गिवन है 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कितनी एनर्जी चाहिए L सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, और वो कितना है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या फिर हम क्या बोले
आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उस सेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी है एल सेल की, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये के सेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इस सेल की बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए, क्योंकि Hν एनर्जी का फोटोन जो हमने डाला के सेल पे वो क्या काम करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी के सेल की कितनी है इस इलेक्ट्रॉन की, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस सेल। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल, इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, प्लस अगर उससे ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगा, अगर ये Hν ज़्यादा है तो एक तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगी रिलीज करने के लिए, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए Hν तो आपको गिवन है 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको निकालनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल। बाकी आपको क्या गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी एल सेल की गिवन है और जो फोटोन रिलीज हुआ है वो आपको गिवन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में जंप करता है तो क्या होगा, इस सेल की बाइंडिंग एनर्जी माइनस इस सेल की बाइंडिंग एनर्जी, उतनी एनर्जी का फोटोन क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल इज इक्वल टू Hν जो फोटोन हमारा रिलीज हुआ है प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल। ठीक है, क्योंकि जो फोटोन रिलीज होगा वो क्या होगा, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी के सेल की, और वो कितनी आएगी, फोटोन कितने का रिलीज हुआ 109.2 keV प्लस ये आपको गिवन है 6.4, तो वैल्यू हमारी क्या आती है 6 and 9 6 5 15 115.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल 115.6, तो 0.02 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन से आप मैच करो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 0.02 तो कितना हमारे पास आएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डाई एटॉमिक मोलिक्यूल HF हैज एन अब्जॉर्प्शन लाइन इन द रोटेशनल बैंड एट 40 per centimeter फॉर द आइसोटोप 18F, the corresponding line for the isotope 19F will be shifted by approximately। तो यहाँ पे डायटोमिक मोलिक्यूल HF गिवन है जिसकी एब्जॉर्प्शन लाइन रोटेशनल बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस है किसमें, पर सेंटीमीटर में। ठीक है, वो HF मोलिक्यूल में जब हम फ्लोरीन को क्या ले रहे हैं 18F ले रहे हैं, तो आपको कितना गिवन है 40 पर सेंटीमीटर। और आपको निकालना है कि जब हम 19F कंसीडर करते हैं HF के लिए तो आपके पास डेल्टा E की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक है, और कितनी आएगी वो नहीं निकालना, शिफ्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो कितने से शिफ्ट होगी, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है, 40 का और ये जो वैल्यू आती है उसका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शिफ्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली और ऑप्शन से भी आप मैच करते हो तो बहुत माइनर डिफरेंस आ रहा है, जो कि आइसोटोप में जो दो ट्रांजिशंस होंगे उनके बीच में जो गैप होना चाहिए उतना आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको डेल्टा E निकालना है 19F के लिए। ठीक है, और फिर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 19F के लिए डेल्टा E निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रोटेशनल के लिए। क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था कि डेल्टा E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के, भले ही वो आपको जूल में गिवन हो, भले ही वो आपको पर सेंटीमीटर में गिवन हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I की। ठीक है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, क्योंकि आइसोटोप से डिफरेंट क्या आता है, रिड्यूस्ड मास ही डिफरेंट आता है। तो रिड्यूस्ड मास से हम देख लेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा ई अगर 19F का हम बात करें और डेल्टा ई 18F की हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा, म्यू 18F एंड म्यू 19F। ठीक है, तो म्यू 18F और म्यू 19F, और यहाँ पे ये वैल्यू आपको गिवन है 18F की 40 पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 18F HF की अगर हम बात करें, म्यू कैसे निकालेंगे, MH इंटू में 18MH F के लिए, MH 1 + 18 हो जाएगा। और म्यू अगर 19F के लिए हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, MH इंटू में 19MH डिवाइडेड बाई MH 1 + 19। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ मैं। 18F के लिए 1 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 19 MH एंड 19 MH डिवाइडेड बाई 20। MH से MH कैंसिल होगा, 18 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 19 का स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा ई 19F के लिए हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 18 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 19 का स्क्वायर इंटू में क्या होगा 40, और वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करो आप। और उन दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन बी गिवन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आता है। तो ये कर लोगे आप, मुझे लग रहा है। कैलकुलेशन ही बची है सिर्फ। द एनर्जी लेवल कोरेस्पोंडिंग टू द रोटेशनल मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल आर ई जे से लिखेंगे हम, ई जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1 पर सेंटीमीटर, वेयर जे की वैल्यू आपको गिवन है, बी इज ए कॉन्स्टेंट। प्योर रोटेशनल रमन ट्रांजिशन फॉलो द सिलेक्शन रूल, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 ± 2। When the molecule is irradiated, the separation between the closest stroke and anti-stroke line are respectively। तो अगर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो ये तो हमारी होगी एक्साइटिंग लाइन, ये फर्स्ट स्ट्रोक लाइन और ये फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन। नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रोक लाइन, थर्ड स्ट्रोक लाइन, इस टाइप से हमारी होती हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। तो अगर आपने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि कितना डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन होती है वो हमारी होती है 6B सेपरेशन पे, फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन जो होती है वो भी 6B पे होती है, और बाद में इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 4B होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला से हम देखते हैं। तो वैसे तो अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे पूछा क्या है कि क्लोजेस्ट सेपरेशन पूछा है स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक का। तो फर्स्ट स्ट्रोक और फर्स्ट एंटी स्ट्रोक के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 12B का हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, नहीं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ही होगा। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा सेपरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेपरेशन का फॉर्मूला, या फिर मैं लिखूं डेल्टा न्यू बार या डेल्टा ई से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4B इंटू जे प्लस 3/2 पर सेंटीमीटर, जहाँ जे की वैल्यू वेरी करेगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल आपको पता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए ये होता है डेल्टा जे 0 ±2। डेल्टा जे 0 होता है तो हमें मिलेगी एक्साइटिंग लाइन, रेले, स्कैटरिंग, और +-2 के लिए हमें मिलती है स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लोजेस्ट सेपरेशन निकाल लें तो डेल्टा न्यू बार अगर क्लोजेस्ट सेपरेशन देखें तो फर्स्ट जो लाइन अपीयर होगी जे इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो सेपरेशन आता है 6B। नेक्स्ट जो सेपरेशन होगा जे इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 1, तो कितनी वैल्यू आएगी 10B आएगी। नेक्स्ट सेपरेशन के लिए वैल्यू आती है 14B, इस टाइप से आती है एक साइड की।
दूसरी एंटी स्ट्रोक के लिए भी सेपरेशन जो होगा वो 6b ही होगा। ये स्ट्रोक का हमने निकाला है सेपरेशन, फिर एंटी स्ट्रोक का हम निकालेंगे तो सिमिलर आएगा। अब दोनों का सेपरेशन आपको देखना है, तो दोनों का सेपरेशन क्या होगा, एंटी स्ट्रोक माइनस स्ट्रोक करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 12b। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि सेपरेशन का फॉर्मूला ये होता है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए। और स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन तो सोल्व करना बहुत ही इजी हो गया होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।